हेलो नमस्कार। समुत्कर्ष क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज हम प्रारंभ करने जा रहे हैं आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के अंतर्गत जिनका सेकंड पेपर ज्योग्राफी है, भूगोल है, उनकी नियमित कक्षाएं प्रारंभ करने जा रहे हैं। हम आरपीएससी के माध्यम से जो सिलेबस है, सिलेबस के टॉपिक वाइज आपका क्लासें प्रारंभ हो रही है और जिनका फर्स्ट पेपर तैयार करना है या फर्स्ट पेपर की क्लासें लेनी है, वो फर्स्ट पेपर की क्लासें समुत्कर्ष क्लासेज की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर प्रारंभ हो चुकी है और नियमित रूप से कक्षाएं चल रही है। अन्य विषयों की भी कक्षाएं प्रारंभ होने वाली है, इसीलिए अभी तक जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए। और ज्योग्राफी के जो स्टूडेंट है, जिनका सब्जेक्ट ज्योग्राफी है, वो सब्जेक्ट के जीरो से शुरुआत करना चाहते हैं, एकदम नवोदय बच्चे, और जिनका कंसेप्ट समझना है, वो कक्षाएं अभी हम प्रारंभ कर रहे हैं। तो आप उसको बहुत अच्छे से शानदार तरीके से नियमित रूप से कक्षाएं लें और जो भी फीडबैक है उस फीडबैक को आप ज़रूर भेजें। और उसके बाद में जैसे ये टॉपिक पूरा होगा, अलग अलग टॉपिक का, उसके साथ में एमसीक्यू क्या क्लासें लगेगी, उसके साथ में एमसीक्यू हल करना है। और जिनकी बहुत अच्छी पहले से अच्छी तैयारी है वो एमसीक्यू वाली क्लास जरूर अटेंड करें। ठीक है, आपका समय व्यर्थ न करते हुए हम कक्षा प्रारंभ करते हैं। आपका आज का पहला ही टॉपिक है सिलेबस के अंतर्गत, वो है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। टॉपिक क्या है? पृथ्वी की आंतरिक संरचना। ये आपके सीनियर सेकेंडरी लेवल का जो टॉपिक है, सिलेबस है, उसमें पहला ही टॉपिक दे रखा है। ये भौतिक भूगोल के जियोमॉर्फोलॉजी का टॉपिक है, भू आकृति भूगोल का टॉपिक है। भू आकृति भूगोल के अंतर्गत हम क्या करते हैं? भू आकृति भूगोल के अंदर पृथ्वी के जो ऊपरी भाग है, उच्चावच है, भूपृष्ठीय भाग है, उसके उच्चावचों के विकास क्रम को, स्थल रूपों में परिवर्तन को हम उसका अध्ययन करते हैं। तो ये पहला टॉपिक है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। तो सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना को क्यों जानें, क्यों महत्वपूर्ण है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझना इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि धरातल पर जो भी परिवर्तन होते हैं, भूपृष्ठ पर जो भी बदलाव होता है, उसके पीछे पृथ्वी के अंतर्जात या पृथ्वी के अंदर भूगर्भिक भौतिक रासायनिक या यांत्रिक बदलाव या परिवर्तन जिम्मेदार होता है। भूगर्भिक भौतिक रासायनिक यांत्रिक जो परिवर्तन होता है उसके पीछे का कारक होते हैं, परिवर्तन जिम्मेदार है या जिम्मेदार होता है। देखिए क्या लिखा मैंने कि भूपृष्ठ पर जो भी बदलाव होता है उसके पीछे भूगर्भिक भौतिक रासायनिक यांत्रिक परिवर्तन जिम्मेदार होता है। यानी पृथ्वी के अंदर जो भूगर्भिक संरचनाओं में बदलाव है, भूगर्भिक भौतिक रासायनिक यांत्रिक प्रक्रियाओं में जो बदलाव होता है, उससे परिवर्तन की वजह से भूपृष्ठ पर स्थल रूपों में परिवर्तन होता है। ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण कहता है कि भूपृष्ठ पर जो भी परिवर्तन होता है उसके पीछे भूगर्भिक संरचनाओं में बदलाव जिम्मेदार होता है। इसीलिए यदि हम भू आकृतिक भूगोल के अंतर्गत पृथ्वी के स्थल रूप का यदि हम अध्ययन करें, स्थल रूप संरचनाओं के बारे में, विकास क्रम को यदि हमें समझना है, तो जरूरी है कि हम पृथ्वी के अंदर भूगर्भिक हलचल क्या हो रही है, भूगर्भिक क्या क्या परिवर्तन हो रहे हैं, उसको जिम्मेदार महत्वपूर्ण रूप से समझना जरूरी है। इसीलिए हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना को क्या करते हैं? समझते हैं। तो सबसे पहले हम देखें पृथ्वी के भूपृष्ठ वाले भाग को, ऊपर वाले भाग को देखें तो ऊपर वाले भाग को तो हमें आराम से समझ सकते हैं क्योंकि भूपृष्ठ पर दिखाई देता है। तो भूपृष्ठ पर क्या दिखाई देता है आपको? यदि पृथ्वी के भूपृष्ठ की यदि बात करें तो भूपृष्ठ वाले भाग पर हम दो रूप में बांट सकते हैं। एक भूपृष्ठ भाग है वो जल वाला भाग है, एक भाग जल है जिसे हम महासागरीय भाग कहते हैं। महासागरीय मतलब प्राथमिक दशा को बांट सकते हैं। दूसरा वाला भाग होता है वो स्थल वाला भाग होता है, महाद्वीपीय। यानी दो भागों में बांट सकते हैं।
जो प्राथमिक संरचनाओं को भूपृष्ठ पर जो सबसे महत्वपूर्ण जो संरचना है मुख्य रूप से महासागरीय संरचना है या महाद्वीपीय संरचना है। यदि हम महासागरीय संरचना की यदि बात करें, पृथ्वी पर 71% भाग क्या है, महासागर है, और 29% भाग क्या है, आपका स्थल है। मतलब क्या, मतलब पृथ्वी पर 71% भाग क्या है, जल है। और इस जल की वजह से ही आपको पता होगा पृथ्वी आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है, आकाश और जल का रंग कैसा दिखाई देता है, जल व आकाश का रंग, आकाश कैसा दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है। आकाश कैसा दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है, ब्लू दिखाई देता है। नीला क्यों दिखाई देता है, रमन प्रभाव के कारण। क्यों दिखाई देता है, रमन प्रभाव के कारण। रमन प्रभाव क्या होता है, रमन प्रभाव होता है जब प्रकाश की किरण जल के अणु से गुजरती है तो उसके प्रकीर्णन के कारण उसके रंग में बदलाव होता है, उसकी वजह से नीला रंग दिखाई देता है रमन प्रभाव के कारण। इसीलिए पृथ्वी को क्या कहा जाता है, पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। क्या कहता है, कौन सा ग्रह, पृथ्वी को नीला ग्रह, ब्लू प्लेनेट बोलते हैं, नीला ग्रह। ये कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, लेकिन अभी बात आ गई, स्थल भाग होता है तो बात याद आ गई, तो मैंने आपको बता दिया। लेकिन पृथ्वी के भूपृष्ठ कैसा है, महासागरीय भाग है और महाद्वीपीय भाग है। हम बाद में समझेंगे अच्छे से, लेकिन हम बात किसकी कर रहे हैं, पृथ्वी के आंतरिक भाग की। ये तो ऊपर से दिखाई देता है, लेकिन पृथ्वी के अंदर क्या है वो कैसे समझे, वो कैसे पता चलेगा कि पृथ्वी के अंदर क्या है। लेकिन हम यदि पृथ्वी की यदि हम बात करें तो पृथ्वी की रेडियस कितनी है, पृथ्वी की जो रेडियस है वो रेडियस है आपके 6371 किलोमीटर, 6371 किलोमीटर रेडियस है। त्रिज्या कितनी है, 6371 किलोमीटर। हमें 6301 किलोमीटर की गहराई तक देखना है कि पृथ्वी की क्या संरचना है, क्या उसकी रासायनिक या भौतिक या फिर उसमें यांत्रिक क्या क्या परिवर्तन होता है, उसको समझने के लिए जरूरी है पृथ्वी के अंदर क्या है। तो सबसे महत्वपूर्ण है कि हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझेंगे कैसे। पृथ्वी की गहराई इतनी है, 6371 किलोमीटर रेडियस है, उसको हम कैसे समझेंगे कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना क्या है। उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझने के लिए पृथ्वी के जानने के स्रोत के बारे में अध्ययन करना। क्या बात करना, स्रोत के बारे में बात करना। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है, तो सबसे पहले महत्वपूर्ण होता है कि अनुमान लगाया जाता है, अनुमान लगाया गया कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी होगी। तो सबसे पहले जो जैसे ही पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है, जो जो परिकल्पनाएं पृथ्वी की उत्पत्ति को लेकर है, उन परिकल्पनाओं के आधार पर भूगोलवेताओं ने, कुछ वैज्ञानिक ने, कुछ दार्शनिकों ने पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में अनुमान लगाया था। क्या क्या लगाए थे, जैसे पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में कुछ अनुमान लगाए थे कि पृथ्वी की उत्पत्ति ज्वारीय सिद्धांत से हुई है, या फिर न्यायिका परिकल्पना या वायवीय सिद्धांत, जिसके माध्यम से पृथ्वी की आंतरिक संरचनाओं के बारे में बताते हैं। कि कोई कहता है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना एक पिंड है, कठोर भाग है। एक वायवीय कल्पना कहती है पृथ्वी का आंतरिक भाग खोखला है, गैसीय स्वरूप है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम यह है कि ये सब जो भी परिकल्पनाएं आ रही है, वो परिकल्पनाएं कोई साक्ष्य सबूत पेश नहीं कर रही है। वो परिकल्पनाएं केवल खोखली और एक दूसरे से कंट्रोवर्शियल है, एक दूसरे से विवादित है, एक दूसरे से मैच नहीं कर रही है बातों को। इसीलिए वो साक्ष्य या प्रमाणिक रूप से नहीं कह सकते पृथ्वी की संरचना, आंतरिक संरचना कैसी है। लेकिन पृथ्वी के साक्ष्य सहित वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ में यदि समझें, यदि हम उसके साक्ष्यों के साथ में यदि देखें, पृथ्वी के आंतरिक स्रोत की यदि बात करें, तो हम दो भागों में बांट सकते हैं कि एक होता है प्रत्यक्ष माध्यम, डायरेक्ट सोर्स से, एक होता है अप्रत्यक्ष तरीके से। पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझने के लिए दो मेथड अपनाए जा सकते हैं, एक होता है आंतरिक प्रत्यक्ष रूप से, एक होता है अप्रत्यक्ष रूप से। यदि हम प्रत्यक्ष रूप से यदि हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना को यदि हम समझने का प्रयास करें, तो सबसे पहला महत्वपूर्ण कारक होता है वो है खनन। खान खोदकर, खनन के माध्यम से, खान की खुदाई के माध्यम से हम क्या पता लगा सकते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में। खुदाई, खान खुदाई के माध्यम से, खान की खुदाई जैसे जैसे हम खोदते हैं तो वैसे से हम गहराई में जाते हैं तो हमें परिवर्तन का पता चल जाता है। पृथ्वी से जो मटेरियल्स बाहर निकलते हैं उनके बारे में अनुमान लग जाता है, और पृथ्वी के अंदर क्या क्या परिवर्तन हो रहा है उसके बारे में अनुमान लग जाता है। ये कितना पॉसिबल है सर, ये पॉसिबल यदि देखा जाए तो मैक्सिमम यदि खुदाई हुई है 3 से 5 किलोमीटर की गहराई तक। ये कहाँ हुई है, अफ्रीका के अंदर हम देखते हैं सोने की खानें खुदी है, वो मैक्सिमम 3 से 5 किलोमीटर तक गहराई तक खुदी हुई है। लेकिन हम अभी बात कर रहे थे कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कितनी होती है,
त्रिज्या की बात करें तो 6371 किलोमीटर गहराई है। पृथ्वी की गहराई कितनी है? 6371 किलोमीटर। और अभी हम डायरेक्ट मेथड से कितना जान पा रहे हैं? खान के द्वारा तो केवल 3 से 5 किलोमीटर गहराई तक जान पा रहे हैं। इससे ज़्यादा खुदाई पॉसिबल ही है, संभव ही नहीं हो पा रही है। तो इसका मतलब केवल खनन के माध्यम से, डायरेक्ट मेथड से देखा जाए, पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानना संभव नहीं है। तो दूसरा माध्यम कौन सा हो सकता है? तो दूसरा माध्यम है वो है ड्रिलिंग, प्रवेदन प्रक्रिया के माध्यम से। किसके माध्यम से जान सकते हैं हम? प्रवेदन, ड्रिलिंग के माध्यम से। ड्रिलिंग से मतलब जैसे हम ट्यूबवेल खुदवाते हैं 100 फीट, 500 फीट, 1000 फीट, 1500 फीट गहराई पर देखते हैं पानी निकलता है, उससे गहराई पर आपको पेट्रोल वगैरह निकालते हैं। तो ड्रिलिंग के माध्यम से हमें पता चल जाता है कि पृथ्वी के अंदर वाले भाग में क्या है, जो पदार्थ बाहर निकलता है, चट्टानें किस प्रकार की है, उसके बारे में अध्ययन कर सकते हैं। लेकिन ड्रिलिंग भी कितनी संभव है? मैक्सिमम यदि ड्रिलिंग की यदि बात करें तो वो आपके आर्कटिक महासागर में, आर्कटिक महासागर के कोला क्षेत्र में, कोला प्रायद्वीप रशियन क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ये कोला प्रायद्वीप पर 18 किलोमीटर की गहराई तक ड्रिलिंग की गई। कितने किलोमीटर की ड्रिलिंग की गई? 18 किलोमीटर। मैक्सिमम कितने किलोमीटर की गहराई पर खुदाई की गई है? 18 किलोमीटर तक। 18 किलोमीटर के माध्यम तक ही हम ड्रिलिंग के माध्यम से, प्रवेदन के माध्यम से पृथ्वी की आंतरिक संरचना को हम समझ पाए हैं। लेकिन पृथ्वी की गहराई तो बहुत ज़्यादा है, अभी भी गहराई बहुत क्या है? बहुत ज़्यादा है। 6371 किलोमीटर देखना है। लेकिन हम आप खनन के माध्यम से, खान के माध्यम से और प्रवेदन के माध्यम से तो देख नहीं पा रहे हैं। इसके अलावा यदि हम प्रत्यक्ष सोर्स की बात करें, एक प्राकृतिक घटना होती है ज्वालामुखी। कौन सी घटना? ज्वालामुखी। ज्वालामुखी प्रक्रिया के माध्यम से भी हम क्या कर सकते हैं? पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में मालूम कर सकते हैं। ज्वालामुखी प्रक्रिया से कैसे? जब ज्वालामुखी पढ़ाएंगे तब हम बहुत डिटेल्स में उसको समझने वाले हैं कि ज्वालामुखी विस्फोट कैसे होता है, क्यों होता है। लेकिन हम यहाँ इतना सा समझें कि जब एस्थेनोस्फीयर के माध्यम से, एस्थेनोस्फीयर से मैग्मा धरातल पर लावा के रूप में उद्वेलित होता है, जो पदार्थ मैग्मा लावा के रूप में धरातल में प्रस्फुटित होता है, तब हम उस पदार्थ का अध्ययन करके पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में, जो मटेरियल्स है, जो चट्टानें हैं, जो धातु पदार्थ है, उनके बारे में अनुमान लगा सकते हैं कि पृथ्वी के अंदर क्या है। क्योंकि ज्वालामुखी विस्फोट होता है, ज्वालामुखी जो मैग्मा लावा के रूप में बाहर आता है, वो पृथ्वी की गहराई से बाहर आता है। तो वो कितनी गहराई से आता है? जो जितनी गहराई से आता है उसके बारे में पता चलता है कि पृथ्वी की गहराई में क्या क्या पदार्थ हैं। तो ये गहराई की यदि बात करें, तो ज्वालामुखी विधि की बात करें तो ज्वालामुखी विस्फोट भी 30 से 60 किलोमीटर तक, मैक्सिमम कितनी गहराई से आता है? 30 से 60 किलोमीटर के डिस्टेंस के बीच से ही ज्वालामुखी का विस्फोट होता है। यदि एस्थेनोस्फीयर हम बात करेंगे, एस्थेनोस्फीयर क्या होता है, ज्वालामुखी पढ़ेंगे तब, लेकिन हम मैक्सिमम यदि बात कर लें तो 600 से 700 किलोमीटर, ऐसा पॉसिबल नहीं है और ऐसा हुआ भी नहीं है। 600 से 700 किलोमीटर तक एस्थेनोस्फीयर पाया जाता है, मैग्मा पाया जाता है, अर्धद्रवित अवस्था में प्लाज्मा पाया जाता है, अनेक अर्धद्रवित अवस्था में पदार्थ धातु पाए जाते हैं। उन धातुओं का ही विस्फोट मानो कि पृथ्वी धरातल पर आ जाए तो भी तो ये संभव कितना हो रहा है? केवल 600-700 किलोमीटर तक गहराई तक ही समझना पॉसिबल है। लेकिन ऐसा होता नहीं है कि ज्वालामुखी विस्फोट मैक्सिमम 30 से 60 किलोमीटर की गहराई से ही विस्फोट हो जाता है, इतना गहराई होना संभव नहीं है। लेकिन फिर भी यदि मान लो हो जाए तो भी ये डायरेक्ट मेथड से तो केवल कितना जान पा रहे हैं हम ज्वालामुखी विस्फोट से? केवल 30 से 60 किलोमीटर तक गहराई तक ही हम पृथ्वी के बारे में, आंतरिक संरचना के बारे में जान पा रहे हैं। तो हम क्या बात की अभी तक? हमने अभी तक ये बात की है कि पृथ्वी की आंतरिक स्रोत की यदि हम बात करें, आंतरिक स्रोत जानने के दो माध्यम हैं, एक है प्रत्यक्ष माध्यम, एक है अप्रत्यक्ष माध्यम। और प्रत्यक्ष माध्यम के अंतर्गत हमने देखा खान की खुदाई के माध्यम से हम केवल 3 से 5 किलोमीटर गहराई तक ही समझ पाते हैं। ड्रिलिंग के माध्यम से केवल 18 किलोमीटर तक ही हम जान पाएंगे कि पृथ्वी की गहराई कितनी क्या है पृथ्वी के अंदर। और ज्वालामुखी प्रक्रिया के माध्यम से हम डायरेक्ट सोर्स के माध्यम से 30 से 60 किलोमीटर तक ही हम समझ पाएंगे कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है। लेकिन पृथ्वी की आंतरिक यदि त्रिज्या की बात करें वो तो 6371 किलोमीटर तक है। हम कैसे पता करें कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है? तो इसके लिए हमें जाना पड़ेगा इनडायरेक्ट सोर्स पर, अप्रत्यक्ष रूप से। प्रत्यक्ष रूप से हम संभव नहीं हो पा रहा है तो हमें अप्रत्यक्ष माध्यम का सहारा लेना पड़ेगा। किसका सहारा लेना पड़ेगा? अप्रत्यक्ष जो स्रोत है उसका सहारा लेना पड़ेगा। यदि हम अप्रत्यक्ष रूप से यदि पृथ्वी को जानना चाहें कि कितनी गहराई पर क्या है, तो सबसे महत्वपूर्ण होता है तापमान। तापमान में परिवर्तन, तापमान में परिवर्तन, तापमान में परिवर्तन की दशा से अनुमान लगा सकते हैं कि पृथ्वी की गहराई में क्या क्या परिवर्तन हो रहे हैं।
तापमान कैसे? जैसे जैसे हम पृथ्वी के अंदर गहराई में जाते हैं वैसे वैसे हमें पता चलता है कि यदि हम 32 मीटर पृथ्वी के नीचे गहराई में जाएं तो आपका 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान क्या हो जाता है? वृद्धि हो जाती है। 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में क्या हो जाएगी रे? वृद्धि हो जाएगी। यदि हम तापमान पृथ्वी के गहराई में जाएंगे 32 मीटर जाते हैं तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में क्या होती है? वृद्धि। हमें कैसे पता चला? जैसे ही हम खनन के माध्यम से जाते हैं, खनन खुदाई करते हैं तो फिर गहराई में जाते हैं, तब ये अनुभव किया गया जैसे जैसे हम गहराई में जा रहे हैं वैसे वैसे तापमान में क्या हो रहा है? वृद्धि हो रही है। इससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि पृथ्वी की जितनी गहराई है तो आंतरिक कोर तक जाने पर तापमान क्या होने वाला है या क्या हो सकता है, अनुमान लगा सकते हैं। ठीक वैसे ही हम दाब का अनुमान लगा सकते हैं। किसका अनुमान लगा सकते हैं? दाब का। जैसे दाब क्या होता है? दाब जैसे कि एक वायुमंडलीय इकाई यानी 1 ATM बराबर कितना होता है? 14.7 पौंड। ऐसे हम यदि समुद्र तल के एक हिस्से खड़े हो जाएं तो ऊपर वायुमंडल का दाब कितना है उसको हम एक वायुमंडलीय इकाई के रूप में मापते हैं, एक ATM में नापते हैं। वो दाब होता है 14.7 पौंड होता है। हम जैसे ही धरातल से, समुद्र तल से ऊपर की ओर जाएंगे तो वायुमंडल का दाब, हमारे ऊपर प्रेशर क्या हो जाएगा? कम हो जाता है। और जैसे जैसे हम पृथ्वी की गहराई में जाते हैं तो हमारा वायुमंडलीय दाब क्या होता है? बढ़ता है और धरातल का दाब भी बढ़ने लग जाता है। जैसे हमने देखा होगा, जैसे हम पहाड़ों वाले क्षेत्रों में जाते हैं, घूमने के लिए जाते हैं तो आप अक्सर देखते हैं कि वॉमिटिंग की शिकायत होती है या कहीं पर खून की उल्टियाँ, नकीर आना, मतलब नासिका से खून आना, ये समस्याएं आपको किसी किसी को देखने को मिलती है। उसका मतलब होता है कि प्रेशर कम हो रहा है, हमारे शरीर पर वायुमंडलीय दाब कम होता है, तो उसका कारण ये होता है, इफेक्ट दिखाई देता है। वैसे ही जैसे जैसे हम गहराई में जाएंगे वैसे वैसे क्या होता है? दाब बढ़ता है। और दाब बढ़ने से क्या होता है? जैसे जैसे हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझने का प्रयास करें कि जैसे जैसे पृथ्वी के आंतरिक कोर की तरफ जाएंगे तो दाब क्या होता है? बढ़ता है। ये दाब कितना बढ़ता है, कितना होता है, हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना के अलग अलग हिस्सों में जब बात करेंगे तो हम डिटेल्स में बताएंगे कि कौन से हिस्से में कितना तापमान है और कितना दाब है और कितना घनत्व है। घनत्व का भी अनुमान हम इनडायरेक्ट तरीके से लगा सकते हैं कि जैसे जैसे हम नीचे की ओर जाएंगे, जैसे जैसे हम गहराई में जाते हैं वैसे वैसे घनत्व क्या करता है? वृद्धि होती है। घनत्व में क्या होती है? गहराई में जाने पर घनत्व में वृद्धि होती है। दाब बढ़ता है, दाब बढ़ने की वजह से चट्टानों में क्या होता है? घनत्व में वृद्धि होती है। हालांकि केवल दाब से ही नहीं होता है, चट्टानों की विशेषताओं के कारण भी, चट्टानों के रासायनिक भौतिक गुणों की वजह से भी घनत्व में वृद्धि होती है। हम चट्टान टॉपिक पढ़ेंगे तब डिटेल्स में चर्चा करेंगे, लेकिन एक बात कंसेप्ट समझ में आती है कि जैसे जैसे हम गहराई में जाते हैं घनत्व में वृद्धि होती है। जैसे हम खुदाई करते हैं वैसे वैसे जाते हैं, पता चलता है कि आंतरिक भाग में जाने पर घनत्व में वृद्धि होती है। 3 कंसेप्ट अप्रत्यक्ष रूप से पता चलता है, क्योंकि प्रत्यक्ष रूप से जानने के लिए हमारे पास ऐसा कोई सोर्स है नहीं कि हम पता कर सकें पृथ्वी के आंतरिक जात में घनत्व कितना है, तापमान कितना है, दाब कितना है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से हम अनुमान लगा पा रहे हैं कितना होता है। लेकिन इसके अलावा यदि सोर्स की बात करें, अप्रत्यक्ष स्रोत की बात कर रहे हैं हम, किसकी बात कर रहे हैं? अप्रत्यक्ष माध्यम से, इनडायरेक्ट मेथड से हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझ रहे हैं। इसके अलावा यदि हम देखें तो उल्का पिंड महत्वपूर्ण हो जाता है। उल्का पिंड, उल्का पिंड कैसे पता चलता है? जैसे उल्का पिंड क्षुद्र ग्रह होते हैं जो पृथ्वी के वायुमंडल में आते हैं, तो क्षणित होकर या क्षीण होकर थोड़े थोड़े टुकड़ों के रूप में यदि हम प्राप्त हुए, उन टुकड़ों का यदि हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भूगोलवेत्ता अध्ययन करते हैं तब पता चलता है कि जो उसमें मटेरियल्स होता है, जो उसमें पदार्थ होता है, वो पृथ्वी के पदार्थ से मैच कर रहा है। इससे अनुमान लगाया जाता है कि पृथ्वी की उत्पत्ति और क्षुद्र ग्रह की उत्पत्ति एक ही सूर्य के भाग से अलग होने से ही हुई है। उससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि जो उल्का पिंड में जो मटेरियल्स निकलता है वही भाग पृथ्वी के अंदर भी हो सकता है। ये अनुमान है, अप्रत्यक्ष रूप से हम अनुमान लगा रहे हैं। इसके अलावा उल्कापिंड के अलावा हम अनुमान लगाते हैं गुरुत्वाकर्षण बल से, गुरुत्वाकर्षण बल से, ग्रेविटेशनल फोर्स। अब गुरुत्वाकर्षण बल से कैसे अनुमान लगा सकते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल से इसलिए लगा सकते हैं, किसी भी पिंड का जितना ज़्यादा द्रव्यमान होता है उस द्रव्यमान के अनुपात में ग्रेविटेशन फोर्स
भी होता है, उसका गुरुत्वाकर्षण बल भी होता है। तो इससे क्या मालूम चलता है, इससे मालूम चलता है पृथ्वी के अंदर द्रव्यमान स्थित है, मतलब भार है, पृथ्वी ठोस अवस्था में है या पृथ्वी के अंदर कुछ अपना द्रव्यमान लिए हुए हैं, तभी पृथ्वी के ऊपर क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, वायुमंडल है। हम तो कोई भी वस्तु धरातल के ऊपर से यदि हम फेंकें तो ये वस्तु वापस लटकर कहाँ आ रही है, नीचे की ओर आ रही है। इसका मतलब पृथ्वी का क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल है। और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के अनुमान लगा सकते हैं कि पृथ्वी अंदर से खोखली नहीं है। जैसे मैंने पहले बताया था, पहले परिकल्पना कर रहे थे, वायवीय परिकल्पना, कि पृथ्वी के आंतरिक भाग गैसीय अवस्था में है या फिर वो वायवीय दशा में है। तो इस प्रकार से उस बातों को, उस परिकल्पनाओं को खंडन कौन कर पा रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल। ये इनडायरेक्ट तरीके से, अप्रत्यक्ष रूप से पृथ्वी की आंतरिक संरचनाओं को बारे में अनुमान लगाने के लिए अभी तक हमारे क्या कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं। यदि इसके अलावा यदि गुरुत्वाकर्षण की यदि बात करें, जैसे कि ये पृथ्वी है, पृथ्वी कैसी आकृति में, पृथ्वी जियोड आकृति में। कैसी आकृति में, पृथ्वी जियोड आकृति है। जियोड किसे कहते हैं, जियोड का मतलब है जो पोल होता है, ध्रुव होता है, पोल पर, ध्रुव पर क्या होता है, ध्रुव पर हल्का सा समतल अवस्था पाई जाती है। और ठीक वैसे ही विश्वत पर कैसी अवस्था पाई है, उभरी हुई अवस्था पाई जाती है। कैसी अवस्था होती है, उभरी हुई अवस्था होती है। और विश्वत पर ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, जी का मान क्या होता है, कम होता है, अपेक्षाकृत क्या होता है, कम होता है। और ध्रुव पर ग्रेविटेशनल बल या गुरुत्वाकर्षण बल अपेक्षाकृत अधिक होता है। क्या होता है, अधिक होता है। मतलब क्या हुआ, मतलब ये है कि यदि आपका वजन 60 किलो है, कहाँ पर, यदि आपका वजन विषुवत रेखा पर आप तुलते हैं तो आपका वजन 60 किलो है, तो आप यदि आप ध्रुव पर चले जाओगे तो आपका वजन थोड़ा सा बढ़ा हुआ महसूस होगा। वो किसकी वजह से होगा, ग्रेविटेशनल बल की वजह से, गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से। ये थोड़ा सा अंतर है तो गुरुत्वाकर्षण बल में, उस अंतर को ग्रेविटेशनल या गुरुत्वाकर्षण विसंगति कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण विसंगति बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विसंगति। सर आप क्या पढ़ा रहे थे और क्या पढ़ाने लग गए, समझ में भी नहीं आ रहा है कुछ भी। आप गुरुत्वाकर्षण विसंगति क्यों बता रहे हैं, मैं ऐसे बता रहा हूं आपको कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में हम जानना चाहते हैं क्या है। तो हमारे पास में कोई अभी तक कोई डायरेक्ट सोर्स नहीं था, डायरेक्ट तरीका नहीं था, तो हम क्या कर रहे थे, गुरुत्वाकर्षण बल ऐसे अप्रत्यक्ष स्रोतों से अनुमान लगा रहे हैं। जैसे पहले कल्पना थी कि पृथ्वी कैसी आंतरिक भाग, पृथ्वी का आंतरिक भाग से वायवीय दशा में है, तो हम अनुमान लगाए तो गुरुत्वाकर्षण बल भी तो काम कर रहा है। तो गुरुत्वाकर्षण बल काम कर रहा है, इसका मतलब पृथ्वी खोखली तो नहीं है, इसमें द्रव्यमान है, उसमें भार है, वजन है, इसीलिए गुरुत्वाकर्षण बल है। तो एक अनुमान तो ये लगाया। एक बल ये लग रहा है गुरुत्वाकर्षण बल में भी क्या है, विसंगति है। ध्रुव वाले क्षेत्रों में गुरुत्वाकर्षण बल अधिक लगता है और विषुवत वाले गुरुत्वाकर्षण बल थोड़ा सा हल्का सा कम लगता है। इसका मतलब पृथ्वी की आंतरिक संरचना एक समान भी तो नहीं है, उसमें भी थोड़ा बहुत क्या आ रहा है, परिवर्तन आ रहा है। वो किस वजह से, वो अलग कंसेप्ट है, लेकिन हाँ अनुमान लगा रहे हैं अप्रत्यक्ष रूप से। इसके अलावा यदि हम बात करें अप्रत्यक्ष स्रोत की, तो अप्रत्यक्ष स्रोत के अंतर्गत पढ़ते हैं चुंबकत्व प्रभाव। क्या पढ़ रहे हैं हम, चुंबकीय प्रभाव। चुंबकीय प्रभाव क्या काम आता है, चुंबकीय प्रभाव जब हम वायुमंडलीय संरचना पढ़ेंगे तब हम बताएंगे पृथ्वी के चारों ओर चुंबकीयत्व वातावरण है। उससे हमें कैसे पता चलता है पृथ्वी के आंतरिक संरचना को चुंबकीय प्रभाव तभी पॉसिबल है, तभी संभव है जब पृथ्वी के आंतरिक भाग कुछ लोहांश से बना हो, आंतरिक भाग में उच्च घनत्व वाला लोहांश हो, निकल प्लस फेरस हो, तब पृथ्वी के बाहर चारों ओर चुंबकत्व वातावरण संभव है। तो इसे चुंबकत्व प्रभाव पृथ्वी के वायुमंडल में देखा गया है, बाहर की ओर चुंबकत्व कारक देखा गया है, तब हम अनुमान लगा सकते हैं कि पृथ्वी के अंदर क्या है, कुछ लोहांश या भारी तत्व है। तो ये हम अप्रत्यक्ष रूप से मदद कर रहे हैं अभी तक पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझने के लिए। लेकिन 1910 से पहले ये परिकल्पनाएं चल रही थी। 1910 के बाद में एक महत्वपूर्ण मतलब स्टडी हुई, अध्ययन हुआ। सबसे महत्वपूर्ण घटना ये हुई कि भूकंपीय तरंगों के बारे में समझ में आया। भूकंपीय तरंगों के बारे में
समझ में आया। भूकंपीय तरंगों का अध्ययन किया गया। जब भूकंपीय तरंगे का अध्ययन किया गया तो भूगोलवेताओं के सामने या भूगर्भिक शास्त्रियों के साथ में सबसे महत्वपूर्ण घटना हुई कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना को वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ में समझने का अवसर प्राप्त हो गया। ये सबसे महत्वपूर्ण घटना है, भूकंपीय तरंगों को समझना। क्या है? आपको वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ में आप पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझने के लिए सबसे महत्वपूर्ण घटना साबित हो गई। सबसे महत्वपूर्ण आपके सामने साक्ष्य यदि कहें वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ में अध्ययन करने के लिए, पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझने के लिए सबसे महत्वपूर्ण यदि कोई साक्ष्य साबित हुआ वो है पृथ्वी के भूकंपीय तरंगों का अध्ययन। तो भूकंपीय तरंगों के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं? पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझ सकते हैं। तो इसीलिए भूकंप हमारे लिए क्या हो गया? बहुत महत्वपूर्ण हो गया। क्या हो गया? भूकंपीय तरंगे महत्वपूर्ण हो गई, इसीलिए भूकंप भी हमारे लिए क्या हो गया? महत्वपूर्ण हो गया। सर आप तो टॉपिक शुरू किया था पृथ्वी की आंतरिक संरचना को बताने के लिए। किसका शुरुआत की थी? पृथ्वी की आंतरिक संरचना को बताना था, लेकिन आप पढ़ा रहे हो भूकंप। देखिए वापस से एक बार ध्यान से सुनिए, यदि अभी भी जुड़े हैं तो वापस समझिए, हम भूकंप नहीं पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना को। लेकिन पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझे कैसे? पृथ्वी आंतरिक संरचना को जाने कैसे? हमारे पास में कोई डायरेक्ट मेथड नहीं है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में जाकर उसको पता लगाकर वापस आ जाए। प्रत्यक्ष रूप से स्रोत है ही नहीं। हमने पृथ्वी की आंतरिक संरचना के दो माध्यम अपनाए, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष रूप की लिमिटेशन है, हमने खनन खुदाई की तो केवल कितनी 3 से 5 किलोमीटर तक खोद पाए। ड्रिलिंग की तो ड्रिलिंग के माध्यम से केवल 18 किलोमीटर तक हम सक्षम हो पाए। यदि हमने ज्वालामुखी के माध्यम से पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझने का प्रयास किया, लेकिन ज्वालामुखी की भी सीमितता है, 30 से 60 किलोमीटर की गहराई तक ही ज्वालामुखी विस्फोट के माध्यम से उसके जो पदार्थ बाहर आते हैं, लावा आता है, उसके लावा के अध्ययन से ही जान सकते हैं। अप्रत्यक्ष माध्यम से जो भी अभी साक्ष्य आए केवल अनुमान लगा पा रहे हैं कि पृथ्वी के अंदर ये है, लेकिन वास्तविक तथ्य केवल तब संभव हुआ पृथ्वी की आंतरिक संरचना को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से पृथ्वी की आंतरिक संरचना तब संभव हुई जब भूकंपीय तरंगों के बारे में अध्ययन हुआ। भूकंपीय तरंगों के माध्यम से पृथ्वी की आंतरिक संरचना को हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ में सही साक्ष्य के साथ में समझ पाने सक्षम हुए हैं। तो यदि भूकंपीय तरंगों को, इसलिए पृथ्वी की आंतरिक संरचना को यदि हमें समझना है तो सबसे महत्वपूर्ण है कि हम भूकंपीय तरंगों को समझें। इसीलिए हम भूकंपीय तरंगों के बारे में थोड़ा सा जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं। तो सबसे पहले समझें, भूकंपीय तरंगों को समझने से पहले समझें कि भूकंप होता क्या है। क्या समझें कि भूकंप क्या होता है? तो यदि हम भूकंप की यदि हम बात करें तो भूकंप क्या होता है? भूकंप को सीधा सा कह दे तो भूकंप का मतलब तो सर क्या होता है? कंपन होना। क्या किसे कहते हैं? कंपन के। लेकिन इतनी सी परिभाषा नहीं, हम अच्छे से समझने वाले हैं कि भूकंप होता क्या है, भूकंपीय तरंगे क्या होती है। देखिए पृथ्वी के भूगर्भीय क्षेत्र में, देखिए लिखिए, देखिए दे रहा है कि ये कलर चेंज करें पेन। देखो यदि हम बात करें वाइट पेन से लिखें, पृथ्वी के भूगर्भीय या भूपृष्ठ, भूगर्भीय या अंतर्जात हलचल से स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तन हो जाए। गतिज ऊर्जा में परिवर्तन होकर तरंग के रूप में प्रवाहित होती है। तो कंपन उत्पन्न होता है।
कंपन उत्पन्न होता है, उसी कंपन को भूकंप कहते हैं। उसी कंपन को क्या कहते हैं? भूकंप कहते हैं। देखिए हमने क्या कहा, हमने कहा पृथ्वी के भूगर्भीय या अंतर्जात हलचल की वजह से जब चट्टानों में स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तन हो जाती है, परिवर्तन होकर तरंग के रूप में प्रवाहित होती है, तो वो कंपन उत्पन्न करती है। क्या उत्पन्न करती है? कंपन। और उसी कंपन को हम क्या कहते हैं? भूकंप कहते हैं। समझे नहीं सर? देखिए उष्मागति का नियम है कि ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है ना ही नष्ट की जा सकती। ऊर्जा को एक स्वरूप से दूसरे स्वरूप में परिवर्तन किया जा सकता है। तो ऊर्जा अंतर्निहित है, लेकिन उसमें क्या होता है, कुछ हलचल हो जाए। हलचल किस वजह से होती है वो हम डिटेल्स में बाद में अध्ययन करेंगे ही, लेकिन अभी हम केवल ये पढ़ रहे हैं। जब भूकंप पढ़ेंगे तब अध्ययन करेंगे, लेकिन अभी हम क्या पढ़ना है, हमारे लिए महत्वपूर्ण है तरंगों को समझना। इसीलिए हम बता रहे हैं जब गतिज ऊर्जा में परिवर्तन हो जाए, स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन होकर गतिज ऊर्जा में परिवर्तन होकर वो तरंग के रूप में प्रवाहित होती है। जब तरंग के रूप में प्रवाहित होती है तो कंपन उत्पन्न होता है, और उसी कंपन को ही हम क्या कहते हैं? भूकंप कहते हैं। तो महत्वपूर्ण क्या हुआ? महत्वपूर्ण हुआ कि तरंग के रूप में प्रवाहित होना। तो भूकंप क्या होता है? भूकंप तरंगों के रूप में क्या होता है? प्रवाहित होता है। और भूकंपीय तरंगों को हम दो भागों में बांट सकते हैं। कितने भागों में बांट सकते हैं? दो भागों में बांट सकते हैं। कौन कौन से भागों में बांट सकते हैं? अरे दो भाग। एक होता है, देखिए एक होता है भूगर्भिक भूगर्भिक तरंग। कौन सी तरंग? भूगर्भिक तरंग। दूसरा होती है धरातलीय तरंग। कौन सी तरंग? धरातलीय तरंग। धरातलीय तरंग का मतलब क्या? और भूगर्भिक तरंग का मतलब, भूगर्भिक मतलब होता है बॉडी वेव्स। पृथ्वी के अंदर जो अंतर्जात क्षेत्र में जो तरंगें प्रभावित होती है उसको यह बोलते हैं सरफेस वेव। सरफेस वेव मतलब भूगर्भिक तरंग, बॉडी वेव्स, और सरफेस वेव दो तरीके से। भूगर्भिक तरंगें जो अंतर्जात बल की वजह से स्थिति गतिज में तरंग में गति करता है, वो तरंग आकर धरातलीय चट्टानों के साथ में टकराती है, तब अंतर्विरोध होता है। अंतर्विरोध होने की वजह से जो तरंगें उत्पन्न होती है उसे धरातलीय तरंग कहते हैं। हम बाद में अध्ययन करेंगे। हमारे लिए पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझने के लिए भूगर्भिक तरंगें सबसे महत्वपूर्ण है। कौन सी तरंगें महत्वपूर्ण है? भूगर्भिक तरंग महत्वपूर्ण है। यदि भूगर्भिक तरंगों को यदि हम देखा जाए तो भूगर्भिक तरंगें दो प्रकार की होती है। एक होती है पी वेव। कौन सी वेव? पी वेव। दूसरी होती है एस वेव। पी वेव और एस वेव क्या है गुरुजी? एस वेव और पी वेव ये है, पी यानी प्राथमिक यानी प्राइमरी वेव। कौन सी तरंग है? प्राइमरी यानी प्राथमिक तरंग, मतलब प्राथमिक तरंग। पी वेव का मतलब है प्राइमरी या प्राथमिक तरंग, प्राथमिक तरंग। एस वेव मतलब सेकेंडरी, सेकेंडरी मतलब है द्वितीयक तरंग। कौन सी तरंग है ये? द्वितीयक तरंग, द्वितीयक तरंग। ये दो तरंगे हैं जो पृथ्वी के भूगर्भिक तरंगे हैं, बॉडी वेव्स है भूकंप के अंतर्गत। ये दोनों तरंगे हैं जो पृथ्वी के आंतरिक संरचना को समझने में हमारी क्या करती है? मदद करती है। इसीलिए दोनों तरंगों को समझना बहुत जरूरी है। इसीलिए हम भूकंप की तरंगों को समझने वाले हैं। ये धरातलीय तरंग होती है, जिसे दो तरंगे होती है, एक को बोलते हैं रेले तरंग, एक को बोलते हैं लव तरंग, लव वेव, सरफेस वेव। ये हम बाद में डिटेल्स करेंगे। ये हम भूकंप पे डालेंगे तब हम इसके बारे में अध्ययन डिटेल्स में करेंगे। इनका काम पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझना नहीं है, क्योंकि भूपृष्ठ पर ही चलती है। लेकिन हमारे लिए महत्वपूर्ण है भूगर्भिक तरंग। प्राथमिक भूगर्भिक तरंगों को दो भागों में बांट सकते हैं, एक पी वेव, एक एस वेव, प्राथमिक तरंग और द्वितीयक तरंग। तो देखिए किस प्रकार से भूकंपीय तरंगें पृथ्वी की आंतरिक संरचना के लिए समझने के लिए महत्वपूर्ण होगी। उससे पहले हम समझें दोनों में अंतर क्या है। पी वेव और एक तरफ लिख दें एस वेव। कौन सी लिख दें? एस वेव। यदि हम बीच में रेखा खींच लें, हो गया,
तो देखिए वापस पी वेव, पी वेव को हम बोलते हैं प्राथमिक या प्राइमरी वेव। क्या बोलते हैं? प्राथमिक तरंग, प्राइमरी वेव। प्राइमरी वेव इसलिए ये सबसे तेज गति से जब भूकंप आता है तो सबसे पहले जो तरंग पहुंचती है वो प्राइमरी वेव कहलाती है। उसके बाद में यदि तरंग आए उसको सेकेंडरी या द्वितीयक तरंग बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये बाद में आती है, सेकेंडरी आती है, इसलिए द्वितीयक तरंग बोलते हैं। सबसे पहले पहुंचती है उसको प्राइमरी तरंग, बाद में पहुंचती है उसको द्वितीयक तरंग। और इसके अलावा प्राइमरी तरंग होती है, प्राइमरी वेव है वो ठोस व द्रव दोनों में प्रवाहित होती है, दोनों में प्रवाहित होती है। और केवल ये तरंग कैसे होती है? द्रव में प्रवाहित नहीं होती, द्रव में प्रवाहित नहीं होती है। ये ध्यान रखना, द्रव में प्रवाहित नहीं होती, केवल ठोस में प्रवाहित होती है, ठोस में प्रवाहित। या फिर केवल हटा दें क्योंकि ये ठोस में होती है और इसके अलावा ठोस और निर्वात में होती है। ये मान लो ठोस में प्रवाहित होती है, ये मानो कि ये द्रव में प्रवाहित नहीं होती। ये सबसे महत्वपूर्ण है, ठोस में प्रवाहित होती है। ठीक है, इसके अलावा ये तरंग होती है, प्राइमरी वेव होता है, वह अनुदैर्ध्य प्रकार की तरंग है। कैसी तरंग है ये? अनुदैर्ध्य तरंग। और ये तरंग है वह अनुप्रस्थ तरंग है। सर समझे नहीं, अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य क्या होता है ये समझाइए। देखो, अनुदैर्ध्य तरंग होती है वो आपकी स्प्रिंग होती है, स्प्रिंग के अनुसार इस टाइप से गति करता है। और जो अनुप्रस्थ तरंग होती है वो लहर नुमा तरंग गति इस टाइप से लहर नुमा गति करती है। आपने तरंग देखा होगा, ये सरंग ये गरत, ये सरंग ये गरत के रूप में गति करती है। ये दो सरंगों के बीच में जो होता है उसको लैम्बडा या तरंग दैर्ध्य कहते हैं। क्या बोलते हैं? तरंग दैर्ध्य को बोलते हैं। तो ये लहर नुमा गति करती है, अनुप्रस्थ गति करती है। कैसी गति करती है? अनुप्रस्थ। इस प्रकार से कैसे? जैसे प्रकाश तरंग गति करता है, जैसे एज लाइक कैसे प्रकाश तरंग गति करता है, जैसे विद्युत चुंबकीय तरंग गति है, इलेक्ट्रिक वेव तरंग करती है, विद्युत चुंबकीय के समान करती है। विद्युत चुंबकीय तरंगें होती है, वो भी गति कैसी करती है? वो भी ऐसी ही गति करती है। प्रकाश तरंग भी गति कैसे करता है? अनुप्रस्थ तरंग गति करता है। ठीक एस तरंग होती है वो भी इसी टाइप से ही गति करता है। लेकिन जो पी वेव होता है, प्राइमरी वेव होती है, वो कैसी गति करती है? अनुदैर्ध्य। अनुदैर्ध्य कैसी तरंग गति है? जैसे ध्वनि तरंग गति करता है। कैसी गति करता है? जैसे ध्वनि तरंग गति करती है। ध्वनि तरंग, साउंड वेव भी कहते हैं, ध्वनि तरंग या SOUND, इसको साउंड वेव भी कहते हैं, साउंड वेव, ध्वनि तरंग कहते हैं। तो अभी तक हमने क्या समझा? ये प्राथमिक और द्वितीयक दो तरंगें हैं जो भूकंपीय भूगर्भिक तरंग हैं, दोनों की अलग अलग विशेषताएं। पी तरंग को प्राइमरी तरंग, प्राथमिक तरंग कहते हैं। ये ठोस और द्रव दोनों में प्रवाहित होती है। ये अनुदैर्ध्य टाइप की तरंग गति है जो ध्वनि तरंग के समान गति करती है। एस वेव है उसको द्वितीयक तरंग कहते हैं। ये द्रव में प्रवाहित नहीं होती है, ठोस में प्रवाहित होती है। ये अनुप्रस्थ तरंग के समान है। इसमें जैसे ये अनुप्रस्थ तरंग वैसी होती है जैसे प्रकाश तरंग है, जैसे विद्युत चुंबकीय तरंग है। इसके अलावा हम अंतर क्या करें? पी वेव है, वो पी वेव को भी हम गति के आधार पर तीन भागों में बांट सकते हैं। कितने भागों में? तीन। एक होती है पी वेव, एक होता है पी स्टार वेव, एक होता है पी जी वेव। इसी प्रकार एस तरंग होती है, एस तरंग भी पी तरंग और एस तरंग इसी प्रकार हम बांट सकते हैं। एस तरंग भी कितने प्रकार की? एस तरंग, एस स्टार वेव और एस जी तरंग। कितने भागों में बांट सकते हैं? तीन भागों में। पी वेव की जो गति होती है वो गति होती है लगभग 11 किलोमीटर प्रति सेकंड।
1 सेकंड के अंदर 11 किलोमीटर गति करती है। इसी प्रकार पी स्टार वेव की गति की यदि माने तो 7 से 8 किलोमीटर 7-8 किलोमीटर डैश से ध्यान रखना 78 नहीं है, 7-8 किलोमीटर प्रति सेकंड। यदि पी जी वेव की बात करें तो ये 5 से 6 किलोमीटर प्रति सेकंड, कितनी रे 5 से 6 किलोमीटर प्रति सेकंड गति करती है। इसी प्रकार एस तरंग की यदि बात करें तो ये गति करती है 7 किलोमीटर प्रति सेकंड। यदि एस स्टार तरंग की बात करें तो ये 4 से लेकर 5 किलोमीटर प्रति सेकंड। और एस जी की तरंग की बात करें तो ये 3 से 4 किलोमीटर प्रति सेकंड। ये गति है, ये क्या है, इनकी गति है। गति की बात करें तो हम जैसे जैसे हम पृथ्वी की आंतरिक संरचनाओं को पढ़ेंगे तब तब ये गतियां हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाएगी, इन तरंगों की विशेषताएं हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाएगी। तो पृथ्वी की हम पढ़ेंगे आंतरिक संरचना को, पृथ्वी के अंदर असंगति या फिर डिसकंटिन्यूटी या असंबद्धता जिसको हम पढ़ेंगे, उसको समझने में, पृथ्वी की संरचनाओं में किस प्रकार से परिवर्तन आ रहा है उसको समझने में पी तरंग और एस तरंग महत्वपूर्ण होने वाली है। इसीलिए इनकी विशेषताएं हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं। तो हमने क्या पढ़ा, भूकंप को पढ़ा। हमने क्या पढ़ा, अप्रत्यक्ष स्रोत में भूकंपीय तरंगों के बारे में अध्ययन करना सबसे महत्वपूर्ण है। इसीलिए हमने पढ़ा भूकंपीय तरंगें 2 प्रकार की होती है, एक है बॉडी वेव्स, एक होती है सरफेस वेव मतलब भूगर्भीय तरंग, दूसरी होती है धरातलीय तरंग। कौन सी तरंग, भूगर्भीय और धरातलीय तरंग। भूगर्भिक तरंगों को 2 भागों में बांटा, पी वेव और एस वेव मतलब प्राथमिक तरंग और द्वितीयक तरंग। धरातलीय तरंग को 2 भागों में रेले तरंग और लव तरंग। कितने भागों में बांटा, 2 भागों में बांटा। इसके साथ में पी तरंग और एस तरंग में अंतर किया तो पी तरंग को सबसे पहले भूकंप आने के बाद में सबसे पहले